जैसा कि आपको पता है ये कंटिन्यूस सीरीज चल रही है सीपीसी की। तो सीपीसी में हमने रूल 15 तक आपको बताया कि वेरिफिकेशन कैसे होगी प्लीडिंग की। अब रूल 16 में स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग के बारे में हम बता रहे हैं कि प्लीडिंग की स्ट्राइक आउट कैसे होगा। देखिए, अब कोर्ट किसी भी स्टेज पर स्ट्राइक आउट कर सकता है या अमेंड कर सकता है प्लीडिंग के किसी भी मैटर को। कोर्ट को अगर ये लगता है कि प्लीडिंग को या तो ख़त्म कर देना चाहिए या प्लीडिंग को अमेंड होना चाहिए। कौन सी प्लीडिंग को? जो अननेसेसरी है, स्कैंडलस है, फ्रीवलस है या वेक्शियस है। वेक्शियस होती है कि जो डिले करने के पर्पज से दी गई हो। फ्रीवलस जो है झूठी है। स्कैंडलस जो है जो किसी को इन्वॉल्व करती है क्राइम में, और या फिर अननेसेसरी है। अगर ये 4 एलिमेंट है तो कोर्ट क्या करेगा? प्लीडिंग को स्ट्रक कर देगा, ख़त्म कर देगा, और या फिर प्लेंटिफ को ऑर्डर करेगा कि आप अपनी प्लीडिंग को, चाहे वो प्लेंट है या रिटर्न स्टेटमेंट है, उसको अमेंड कर ले। देखिए, अगर या फिर जो प्लीडिंग है वो इस तरह की है जो प्रेजुडिस है, एम्बेरस या डिले करती है फेयर ट्रायल को, अगर ये भी एलिमेंट है तो भी कोर्ट ऑर्डर करेगा कि इस प्लीडिंग को स्ट्रक आउट कर दिया जाए या फिर इस प्लीडिंग को अमेंड करने का ऑर्डर करेगा। और या फिर कोर्ट की अब्यूज़ की प्रोसेस में डाली गई है, कोर्ट की प्रोसेस को अब्यूज़ कर रही है ये प्लीडिंग। तो आप ये समझिए कि अगर ये एलिमेंट जज को नज़र आते हैं, ये एलिमेंट अगर कोर्ट को नज़र आते हैं, तो कोर्ट क्या करेगी? स्ट्रक आउट कर देगी। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर डिफेंडेंट ने या प्लेंटिफ ने इनकम्प्लीट एड्रेस दे दिया अपना या दूसरी पार्टी का, तो कोर्ट क्या करेगा? अगर प्लेंटिफ ने गलत एड्रेस दिया है तो सूट को स्टे कर देगी, और डिफेंडेंट ने अगर गलत एड्रेस दिया तो उसका डिफेंस स्ट्रक ऑफ कर देगी। जब सही एड्रेस देगा तभी इस सूट की प्रोसीडिंग को कंटिन्यू किया जाएगा। उसी तरह अगर कोर्ट को ये लगता है किसी भी स्टेज पर जजमेंट देने से पहले भी कि या तो ये स्कैंडलस है, अननेसेसरी है, फ्रीवलस है या वेक्शियस है, और या फिर ये प्रेजुडिस है, एम्बेरस है या ट्रायल को डिले करती है, तो क्या करेगा? स्ट्रक आउट कर देगा या अमेंड का ऑर्डर करेगा। या फिर कोर्ट को लगता है कि ये अब्यूज़ कर रहा है कोर्ट की प्रोसेस को, तो भी इस जो प्लेंट है या प्लीडिंग है उसको अमेंड करने का ऑर्डर कर देगा या स्ट्रक आउट कर देगा। आगे अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग ऑर्डर 6 रूल 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर हमेशा क्वेश्चंस भी आते हैं जुडिशरी में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल भी है, और इससे रिलेटेड आप ये समझ लीजिए कि ये बहुत नेसेसरी है अगर आपको प्लीडिंग को अमेंड करना है तो। ऑर्डर 6 रूल 17 अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। अब कोर्ट किसी भी स्टेज पर परमिशन दे सकता है किसी भी पार्टी को कि वो अलाउ या अमेंड कर सकता है अपनी प्लीडिंग को, जो भी उसको ज़रूरी लगे। और ये सब जो अमेंडमेंट होगी वो नेसेसरी होगी ताकि जो कंट्रोवर्सी का मैटर है पार्टीज़ के बीच में वो कोर्ट के सामने लाया जा सके। पहले तो ये ध्यान रखिए इसके 3-4 एलिमेंट क्या हैं कि किसी भी स्टेज पर किसी भी पार्टी को परमिशन दे सकती है कोर्ट कि वो अपनी प्लीडिंग को अमेंड कर सकता है। और अमेंड किस लिए करेगा? कि ताकि जो नेसेसरी कंट्रोवर्सी का मैटर है वो कोर्ट के सामने लाया जा सके। कंडीशन क्या है कि जो अमेंडमेंट की एप्लीकेशन है वो अलाउ नहीं की जाएगी। कब? अगर ट्रायल शुरू हो चुका है तो। अगर ट्रायल शुरू हो चुका है तो अमेंडमेंट की एप्लीकेशन अलाउ नहीं की जाएगी जब तक कि कोर्ट इस कंक्लूजन पे ना पहुंच जाए कि आपने पूरी सतर्कता बरती, आपने पूरी सावधानी बरती, और आप इस मैटर को कोर्ट के सामने ट्रायल शुरू होने से पहले नहीं ला पाए। यानी कोई विशेष कारण था, यानी कुछ ऐसी बातें थी जो आपकी नॉलेज में नहीं थी, आपको पता ही नहीं था उसके बारे में, तो इस वजह से आप कोर्ट के सामने नहीं ला पाए। तो कोर्ट अब इस ट्रायल को शुरू होने के बाद में भी, यानी जहाँ पर इशू सेटल हो गया, एविडेंस की स्टेज आ गई, अब इस स्टेज पर भी आपको परमिशन दे देगा कि आप अपनी जो अमेंडमेंट है प्लीडिंग की वो कर सकते हैं। आगे देखिए, ऑर्डर 7 की बात कर रहे हैं। ऑर्डर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्लेंट से रिलेटेड है। पार्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड इन प्लेंट। अभी तक तो आपने ये समझा कि ऑर्डर 6 में और पिछले जो ऑर्डर्स हैं कि आप क्या क्या लिखेंगे प्लीडिंग के अंदर, अपने प्लीडिंग में किन किन एलिमेंट को आप फाइल करेंगे। अब इसमें पार्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड इन प्लेंट के अंदर कौन कौन से पार्टिकुलर आप लिखेंगे? पहला, ए से लेकर आई तक ये जो एलिमेंट है ये आपको प्लेंट में लिखने हैं। जैसे कि कोर्ट का नाम जिसके सामने कोर्ट को लाया गया है, उसके बाद में प्लेंटिफ का रेजिडेंस, डिस्क्रिप्शन और नेम। प्लेंटिफ क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या काम करता है, और उसका रेजिडेंस का प्लेस क्या है। तीसरा, डिफेंडेंट का नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस। उसके बाद फोर्थ में, अगर जो डिफेंडेंट या प्लेंटिफ अगर माइनर है या अनसाउंड माइंड का है तो भी इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा।
और या फिर आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि काज ऑफ एक्शन क्या हुआ, आपका क्या कारण है, किस वजह से आपने केस किया और कब ये पैदा हुआ, काज ऑफ एक्शन। फिर आपको जुरिस्डिक्शन के बारे में लिखना पड़ेगा, फिर आपको रिलीफ के बारे में लिखना पड़ेगा, और अगर प्लेंटिफ को परमिशन मिल चुकी है सेट ऑफ या रिलिंक्विश करने की क्लेम के पोर्शन को, तो जो अमाउंट अलाउ किया गया है सेट ऑफ करने के लिए या रिलिंक्विश करने के लिए, उसके बारे में भी लिखेगा। और एक स्टेटमेंट लिखेगा कि सूट के सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू क्या है जुरिस्डिक्शन या कोर्ट फीस के पर्पज से, जिसके लिए कोर्ट इस केस को एडमिट कर ले। देखिए सेट ऑफ क्या है और रिलिंक्विशमेंट क्या है। रिलिंक्विशमेंट में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। देखिए अगर आपका जो केस है वो 50,000 रुपये का है, मगर आपकी जो कोर्ट है वो 30,000 रुपये तक का ही केस लेती है, यानी स्मॉल काज को आप चाहते हैं कि आपका जो केस है स्मॉल काज कोर्ट में आ जाए, क्योंकि अगर दूसरी कोर्ट में अगर करना पड़ा तो वो कोर्ट या तो दूर है या आप नहीं चाहते कि हरासमेंट होगी, तो आप क्या करते हैं, आप 50,000 की जगह 30,000 का केस फाइल कर देते हैं। ये तो हो गया रिलिंक्विशमेंट। और सेट ऑफ क्या होता है कि अगर आपने प्रतिवादी से 25 रुपये लेने हैं, 50 रुपये का उसने केस डाला है और आपने प्रूव कर दिया कि मुझे 25 रुपये ऑलरेडी इससे लेने थे, तो अब जो केस है वो 25 रुपये का फाइल होगा, 50 रुपये का फाइल नहीं होगा। तो ये सेट ऑफ हो गया कि जो अमाउंट आपने लेना था वो आपने एडजस्ट करा दिया, सेट ऑफ करा दिया। आगे देखिए इन मनी सूट में जहाँ पर आपने मनी की रिकवरी का सूट फाइल किया है, तो आप क्लियरली लिखेंगे कि कितना अमाउंट आपको चाहिए। अगर रिकवरी का मामला है तो रिकवरी का जो मामला है उसमें क्लियर लिखना पड़ेगा कि ये सूट आपका 2 लाख का है, 10 लाख का है, 50 लाख का है, आपको लिखना पड़ेगा आगे। पर जहाँ पर आपने मेन प्रॉफिट के लिए अगर लिखा है, तो जो अमाउंट है जो आप पर ड्यू है और या अनसेटल्ड अकाउंट का है आप में और डिफेंडेंट के, या फिर ऐसी मूवेबल्स का है जो डिफेंडेंट के पोजीशन में है, या फिर डेट का है जिसकी रीजनेबल डिलीजेंस के बावजूद भी आप एस्टिमेट नहीं लगा सकते, तो आप प्लेंट में अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसकी लिखेंगे। देखिए मेन प्रॉफिट क्या होता है। मेन प्रॉफिट ये है कि आपकी ज़मीन पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद में उसने फसल लगा दी और फसल उसने बेच दी, तो ये अनलॉफुल पोजीशन के बाद में आपकी ज़मीन से उसने कोई भी फ़ायदा उठाया, अगर उसने उस ज़मीन की मिट्टी बेच दी, उसको किराए पर दे दिया, फसल लगा कर काट लिया, पेड़ लगाए, पेड़ लगे हुए थे या वो काट लिए, तो ये मेन प्रॉफिट्स हैं जो अनलॉफुल पोजीशन के दौरान उसने अर्जित किए हैं। तो मेन प्रॉफिट हो गए। और या फिर अगर डेट का मामला है और या फिर ऐसा अमाउंट है अनसेटल्ड अकाउंट का जिसको आप असेस नहीं कर पा रहे, आपने पूरी सावधानी, आपने पूरा दिमाग लगाया कि कितना अमाउंट हो सकता है, पर आप असेस नहीं कर पा रहे, तो आप अप्रोक्सीमेट अमाउंट लगा सकते हैं उसका और वो लिख सकते हैं कोर्ट में। आगे देखिए रूल 3, जहाँ पर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का आपका सूट है तो प्लेंट में आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे प्रॉपर्टी का, जिससे सफिशिएंटली आइडेंटिफाई किया जा सके इस प्रॉपर्टी को। और इस तरह के केस में अगर इस प्रॉपर्टी की कोई बाउंड्रीज है, नंबर है, सर्वे का कोई रिकॉर्ड है या सेटलमेंट का रिकॉर्ड है, लैंड सेटलमेंट का जो गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड बनाया, तो प्लेंट में सफिशिएंटली होगा कि आप इसकी बाउंड्री और नंबर को लिख दें। कई बार आपने देखा होगा खसरा नंबर ये है, खतौनी नंबर ये है, बिस्वा नंबर ये है, या इतने किले, इतने मुरब्बे, या किला नंबर ये है। ये आप कर क्या रहे हैं। देखिए जहाँ पर भी दोस्तों आप रहते हैं, आपके घर का एक नंबर होता है। अगर आपने उस घर पर केस डाला तो आप लिखेंगे ना कि मकान नंबर इस पर मैं केस डाल रहा हूँ। उसी तरह कोई भी ज़मीन पर अगर आपका केस है तो आपको ज़मीन का नंबर लिखना पड़ेगा, बाउंड्रीज लिखनी पड़ेगी। अगर कोई लैंड सेटलमेंट है उसका नंबर लिखना पड़ेगा, सर्वे का नंबर है उसका लिखना पड़ेगा, और जो लैंड की डिस्क्रिप्शन, बाउंड्री, कितनी ज़मीन है और क्या उसकी डिस्क्रिप्शन है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। आगे देखिए वेयर प्लेंटिफ चूज एज रिप्रेजेंटेटिव, रूल 4 की बात करें, ऑर्डर 7 रूल 4, जहाँ पर प्लेंटिफ रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में स्यू कर रहा है, तो प्लेंट में आप एक्चुअल एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट के बारे में तो बताएंगे, पर आपको वो स्टेप भी लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से आप इस सूट को इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। मतलब रिप्रेजेंटेटिव अगर सूट है तो रिप्रेजेंटेटिव सूट जैसे हमने पढ़ा था ऑर्डर 1 रूल 8 में कि जहाँ पर कई सारे व्यक्ति एक सूट में इंटरेस्टेड हैं, तो उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। आगे देखिए डिफेंडेड इंटरेस्ट एंड लायबिलिटी टू बी शोन, रूल 5 में अब आपको प्लेंट में ये लिखना पड़ेगा कि जो डिफेंडेंट है उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट में जो आपने क्लेम फाइल किया है वो कितना क्लेम है और कितना इसकी लायबिलिटी बनती है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा।
ग्राउंड ऑफ एग्जाम्पशन फ्रॉम लिमिटेशन लॉ, रूल 6 की बात कर रहे हैं, जहां पर आपने सूट इंस्टीट्यूट किया है लिमिटेशन के बाद में, यानी आप सूट को फाइल करना था 1 साल के अंदर अंदर या 3 साल के अंदर अंदर। सपोज आपने पैसा उधार दिया, रिकवरी का सूट है, 3 साल के अंदर आपको सूट फाइल करना था, मगर 3 साल में आपने नहीं किया, तो आप क्या करेंगे, आप एक एग्जाम्पशन लिखेंगे अपनी प्लेंट में कि किस वजह से मुझे परमिशन दी जाए कि 3 साल बाद भी मैं केस कर सकूं। मगर ये जो ग्राउंड है ये इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए आपकी प्लेंट के ग्राउंड से, यानी जो बातें आपकी लिख रहे हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं होनी चाहिए, मेल खानी चाहिए, मैच होनी चाहिए। आगे देखिए, रिलीफ टू बी स्पेसिफिकली स्टेटेड, रूल 7 की बात कर रहे हैं, ऑर्डर 7 रूल 7, रिलीफ टू बी स्पेसिफिकली स्टेटेड। हर एक जो प्लेंट होगी उसमें आप स्पेसिफिकली रिलीफ लिखोगे जो प्लेंटिव क्लेम कर रहा है, सिंपली या ऑल्टरनेटिव। और यहाँ पर यह नेसेसरी नहीं होगा कि आप जनरल या अदर रिलीफ मांगे, जो कोर्ट में नॉर्मली सब लोग मांगते हैं या कोर्ट द्वारा दिया जाता है। मतलब जब भी आप रिलीफ मांगेंगे कोर्ट से, वो स्पेसिफिकली लिखेंगे, आप यह नहीं लिखेंगे कि जो कोर्ट को ठीक लगे मेरी फेवर में पास कर दो, ऐसा नहीं होगा। आपको लिखना होगा कि कौन सा रिलीफ आपको चाहिए। रूल 8, रिलीफ फाउंडेड ऑन सेपरेट ग्राउंड, जहां पर आपने रिलीफ मांगा है डिस्टिंक्ट क्लेम पर या डिस्टिंक्ट काजेज ऑफ एक्शन पर और डिफरेंट ग्राउंड्स पर, तो आपको लिखना होगा वो सब ग्राउंड डिफरेंटली आपको डिस्टिंक्टली लिखने होंगे कि आप इन ग्राउंड पर या इस आधार पर आप रिलीफ मांग रहे हैं, तो वो आपको अलग अलग लिखने होंगे। रूल 9, प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग प्लेंट। देखिए, जहां पर कोर्ट को ये लगता है कि जो समन है वो डिफेंडेंट को सर्व होने चाहिए, रूल 9 ऑर्डर 5 में जैसे आपको बताया कि कोर्ट के द्वारा समन्स की सर्विस ऑर्डर 5 रूल 9 में होती है, तो कोर्ट डायरेक्ट करेगा प्लेंटिफ को कि उतनी कॉपी प्लेंट की दे जितनी डिफेंडेंट हैं ऑर्डर की डेट से 7 दिन के अंदर। अब कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि डिफेंडेंट को समन भेजने हैं, तो अगर 20 डिफेंडेंट हैं तो 20 कॉपी प्लेंट की आपको कोर्ट में फाइल करनी पड़ेगी, साथ में समन्स की सर्विस की फीस देनी पड़ेगी, जो भी खर्चा आएगा वो प्लेंटिफ को देना होगा। रिटन ऑफ प्लेंट, अब क्या कह रहा है रूल 10 में, अब कह रहा है कि जो प्लेंट है वो किसी भी स्टेज पे रिटर्न की जा सकती है। रिटर्न क्यों की जा सकती है? आपने करना था कोर्ट ए में फाइल, आपने कर दिया कोर्ट बी में फाइल, अब पता लगा कोर्ट बी को कि ये तो कोर्ट ए में फाइल करना चाहिए था, तो कोर्ट आपको प्लेंट वापस दे देगी कि जाइए इसको सही कोर्ट में फाइल कीजिए। प्रोसीजर ऑन रिटर्निंग प्लेंट, अब जब प्लेंट आपको वापस दी जाएगी तो जज एक एंडोर्समेंट लिखेगा, उसमें इस केस की प्रेजेंटेशन और रिटर्न की डेट लिखेगा और उन पार्टी का नाम लिखेगा और साथ में रीजन लिखेगा कि मैंने ये जो प्लेंट है ये रिटर्न क्यों की है प्लेंटिफ को। आगे देखिए 10A, पावर ऑफ कोर्ट टू फिक्स डेट ऑफ अपीयरेंस इन द कोर्ट वेयर प्लेंट इज टू बी फाइल्ड आफ्टर इट्स रिटर्न। अब क्या कह रहा है कि उस कोर्ट की पावर जहां पर आपने कोर्ट अब ये रिटर्न के बाद में दोबारा फाइल की है, जहां पर डिफेंडेंट आ चुका है, मान लो अगर केस में डिफेंडेंट ने आना शुरू कर दिया और कोर्ट को ये लगता है कि प्लेंट वापस होनी चाहिए, तो इसका जो डिसीजन है वो प्लेंटिफ को इंटीमेट करेगी कोर्ट, और जहां पर इंटीमेशन दे दिया तो प्लेंटिफ अब कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है। अब कोर्ट में एप्लीकेशन देने के बाद प्लेंटिफ ये कहेगा कि मुझे बताओ कि किस कोर्ट में ये मुझे प्लेंट देनी चाहिए, और साथ में प्रेयर में लिखेगा कि पार्टीज की अपीयरेंस की डेट भी लिख कर दो, और ये रिक्वेस्ट भी करेगा कि जो नोटिस है उसका नोटिस डिफेंडेंट को भी दिया जाए कि अब कोर्ट ने तो सिर्फ प्लेंटिफ को बताया कि हम प्लेंट रिटर्न कर रहे हैं, तो प्लेंटिफ अब कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगा कि एक दिन फिक्स कर दें, दोनों पार्टीज को नोटिस दे दें और आप हमें ये बता दें कि हम किस कोर्ट में ये प्लेंट फाइल करें। जहाँ पर प्लेंटिफ ने एप्लीकेशन दी है इस तरह की प्लेंट को रिटर्न होने के बाद में, अगर ये लगता है प्लेंट द्वारा कि जुरिडिक्शन ही नहीं है इस सूट को ट्राई करने की, जिस कोर्ट में आपने दी थी, अगर उस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन ही नहीं है, अगर गलत जुरिडिक्शन है तो कोर्ट कहेगा कि इसको सही जगह फाइल करो, सही कोर्ट में फाइल करो। और अगर कोर्ट को लगता है कि जुरिडिक्शन ही नहीं बनती यहाँ की, अगर केस तो आपने फाइल करना था उत्तर प्रदेश में, आपने कर दिया दिल्ली में, और कोर्ट को लगा कि हमारे पास तो जुरिडिक्शन ही नहीं है इसको ट्राई करने की, तो कोर्ट क्या करेगी, एक अपीयरेंस की डेट फिक्स कर देगी पार्टीज की, और उस कोर्ट को अब प्लेंटिफ को बोल देगी उस कोर्ट में प्रेजेंट करे जहाँ पर ये होनी चाहिए थी, और प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को उसकी अपीयरेंस का नोटिस देगी। और जहाँ पर यह नोटिस ऑफ अपीयरेंस दिया गया है तो ये नेसेसरी नहीं होगा कोर्ट को
कि वो इसकी रिटर्न को होने के बाद में डिफेंडेंट को दोबारा समन्स की सर्विस करे। अगर कोर्ट को लगता है कि समन्स की सर्विस दोबारा डिफेंडेंट को कराना जरूरी है तो कराएगी, अदरवाइज तो डिफेंडेंट को ऑलरेडी इसका नोटिस है, डिफेंडेंट को पता है उसके खिलाफ केस डाला हुआ है। तो ये जो नोटिस है ये समन्स ही समझा जाएगा डिफेंडेंट को कि किस कोर्ट में ये केस गया है और किस कोर्ट में उसको प्रेजेंट होना है। तो दोस्तों ये हम कर रहे हैं ऑर्डर 7। अब अभी इसमें कुछ रूल बाकी हैं और अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें टोटल 18 रूल्स हैं दोस्तों ऑर्डर 7 में। धन्यवाद।